Hello everyone. So welcome back with Russian Revolution Part 2. फर्स्ट हम कर चुके थे इसके पिछले वाली वीडियो में जिसमें कि हमने मेंशन किया था अबाउट द टॉपिक ऑफ सोशलिज्म. दिस पेज इज गोइंग टू डिस्कस द रशियन रेवोल्यूशन जिसमें कि हम करने वाले हैं सोशलिज्म किस तरीके से रशिया में आएगा, कैसे यहाँ का एम्पायर था, यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, जो हमारा टर्बुलेंट टाइम है 1905 का, एंड देन अबाउट ड्यूमा एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दीज आर द बेसिक टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पेज. जिससे कि आपका जो सेकंड यूनिट है, जो मैंने पिछले में भी बताया कि एक जो पूरा का पूरा उसका चैप्टर तो मत ही बोलो, रशियन रेवोल्यूशन इज अ कंप्लीट यूनिट और उस यूनिट के अंदर हमारे पास बेसिक 5 चैप्टर्स हैं. दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ दैट जो आपका सिंगल पेज पे कवर हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या है, सोशलिस्ट जो हैं उन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो रशिया की थी उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 के थ्रू अपने अंडर ले लिया था. और जो मोनार्की जो यहाँ पर जिस तरीके से गिरी थी और जो इवेंट्स थे हमारे अक्टूबर रेवोल्यूशन के, ये सारी चीजें मिलाकर बनते हैं हमारे रशियन रेवोल्यूशन. तो अगर हमें हमसे कोई पूछता है कि रशियन रेवोल्यूशन क्या है, तो क्रांति जो होती है वो कभी एक दिन में नहीं होती है ना. क्रांति होती है शुरुआती तौर से उस चीज के अगेंस्ट, जब हमारे साथ कोई बहुत ही ज्यादा ऑपरेशन किया जाता है, हमारे साथ कुछ गलत किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन की बात जहाँ पे आ रही है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फेब के रेवोल्यूशन की, जो 1917 में होगा, और उसके बाद जो उसकी इवेंट्स होंगी उसके रिलेटेड जो अक्टूबर में होने वाली हैं, ये सारी चीजें मिलाकर बनेंगी हमारी रशियन रेवोल्यूशन. तो अब पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई देश कैसा था उनका. तो देश कैसा है, रशियन एम्पायर कैसा था उस टाइम पीरियड में. 1914 की जब हम बात कर रहे हैं तो जार निकोलस टू, जिसमें कि मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि जार जो है वो कोई नाम नहीं है, नाम तो निकोलस है, और जो जार है दैट इज जस्ट, आप कह सकते हैं टाइटल है. पीएम बोल लीजिए, सीएम बोल लीजिए, या आप हमारे यहाँ अगर हम कहें तो हिंदी में तो हमारे इंडिया में हमारे होते हैं महाराज अधिराज, सम्राट, ऐसे बोलते हैं ना हम. तो ये जार बोलते हैं, जो बेसिकली एक रूलर के लिए यूज किया जाता है इन रशियन लैंग्वेज. तो ये जार निकोलस टू जो थे, ये क्या करते थे, ये रशिया में रूल करते थे और इस यहाँ के पूरे एम्पायर को संभालते थे. जो एम्पायर में टेरिटरी कौन सी आ रही है, ये है सारी की सारी, यहाँ तक ये आपकी टेरिटरी है. अब इस टेरिटरी में आपके आ रहे हैं, देखो करंट डे में अगर हम जिन एरिया को फिनलैंड के नाम से बोल रहे हैं, लैटविया है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड का एरिया, यूक्रेन, बेलारूस, पैसिफिक से लेकर जो आपके सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक आ रहे हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, इन सारे एरियाज को कवर कर रहा था हमारा पूरा का पूरा रशिया का एम्पायर. आपको ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. इसमें से कुछ जो लिमिटेड एटलीस्ट 4 to 5 हम याद कर ले तो सही है. अगर आपको याद नहीं हो रहे तो 3-4 कर लीजिए इसमें से, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो फैक्चुअल चीजें थोड़ी रहें तो आंसर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं. जो मेजर रिलीजन है यहाँ का वो क्या है, रशिया की ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो कि आपके ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से थोड़ी अलग निकली थी. साथ ही इसके इंक्लूडेड हैं आपके कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, मुस्लिम हैं और बुद्धिस्ट हैं. अब इसमें ज्यादा परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है. हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म भी है. फिर आपके जो हम जैनिज्म को भी फॉलो कर रहे हैं. तो जैसे हमारे देश में अलग अलग रिलीजन्स हैं, इनके देश में भी ये सारे लोग इकट्ठा रह रहे हैं. अब आगे क्या है, हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी किस तरीके की है. तो भाई जो यहाँ के पीजेंट्स हैं और वर्कर्स हैं वो ज्यादातर आपके जारिस्ट या रशियन पॉपुलेशन को कंटेन करते हैं, जिसमें कि नॉन रशियन नेशनलिस्ट भी हैं. और इनकी कंडीशन जो है भाई बहुत ही ज्यादा मिजरेबल है, बहुत ही ज्यादा दयनीय. क्यों दयनीय है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियली क्या है, बैकवर्ड. हमारे भारत में अगर हम बात करें तो हमारे वो इलाके ज्यादा बैकवर्ड है जहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है. जहाँ पर इन चीजों की उपलब्धि अच्छी है वहां तो बहुत बढ़िया चल रहा है काम. अब जो वर्कर्स हैं, हमारे जो पीजेंट्स हैं, उनके पास उनकी कंडीशन क्या है, उनके पास कोई राइट्स नहीं है, कोई मीनिंगफुल प्लेस नहीं है. उन करप्शन इतना ज्यादा है हर लेवल पर, और इस तरीके की जो घटिया जिंदगी है उनकी चल रही है. अब यहाँ की आ जाते हैं पॉलिटिकल कंडीशन क्या है. तो जार जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर है और बहुत ही ज्यादा वो क्रूल है, बहुत ही बेकार. अब क्यों 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 बेकार है, क्योंकि वो डिवाइन ऑफ किंग्स में यकीन रखता है. मतलब वो कहता है भाई मैं तो राजा हूँ, मैं तो जैसे मर्जी रहूं, जो मर्जी करूं, और लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से
टैक्स भरना पड़ रहा है, उसकी वजह से टैक्सेशन बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रखी है इसने। ऑफिशियल्स जितने भी हैं, मतलब जो राजा के साथ काम करते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसको एडवाइस करते हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल अपर क्लास के हैं, मतलब लोअर क्लास की तो बेचारों की कोई जगह यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पर इसके अलावा ये किस चीज का फोर्स कर रहे हैं भाई, लैंग्वेज, लैंग्वेज में भी ये जीने नहीं दे रहे वहां पे, कह रहे हैं भाई नहीं, तुम्हें तो रशियन लैंग्वेज ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारी हैं टू क्लासेस रशियन सोसाइटी की। कैसी क्लासेस, कौन सी क्लासेस? ये है कि पॉपुलेशन किस हिसाब से डिपेंडेंट है। पहली है हमारी 10% पॉपुलेशन, जो कि किसके बनी है, किंग है इसके अंदर, नोबल्स है इनके अंदर, क्लर्जी है इनके अंदर। अब कौन है भाई ये लोग? किंग तो राजा होता है, पता है जी हमको। नोबल्स क्या है हमारे? तो नोबल्स हैं अमीरजादे, जो बाय बर्थ ही नोबल ही पैदा होते हैं। और तीसरी कैटेगरी अपनी है क्लर्जी, मतलब वो, अब जैसे हमारे हमारे अगर हम किसी भी धर्म को पकड़ लेते हैं, तो भाई जिन लोगों को भी धर्म का ज्ञान होता है, हम क्या उनसे डरने लग जाते हैं। अगर कोई पंडित है तो हम, कोई ब्राह्मण है हम उससे डरना शुरू हो जाएंगे, अरे ये तो हमको श्राप ही दे देगा। वैसे ही क्लर्जी है जी, उनके यहाँ जो चर्चेस में जिनको उस चीज की नॉलेज है, उनको वो उस उपाधि में समझते हैं। तो ये 10% पॉपुलेशन कंटेन करती है। बाकी की बेचारी 90% पॉपुलेशन जो रशिया की है, बहुत ही ज्यादा हेवीली टैक्स्ड है, मिजरेबल कंडीशंस है उनकी। और उसमें कौन कौन आ रहे हैं, सर्फ्स आ रहे हैं जो कि दासत्व हैं, और फार्मर्स हैं, वो उसके अंदर पड़े हैं बेचारे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने टॉपिक 1 लिखा है, टॉपिक 2 है, अब ये थर्ड टॉपिक पहले हमको करना है, देन वी विल मूव टू फोर्थ वन। थोड़ा मैसी हो सकता है, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था। अगर हम एक एक पेज को कवर करेंगे एनसीईआरटी की, तो इट विल टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। तो मैंने हमेशा ये देखा है कि मैंने जब भी, जिस टाइम भी ये नोट्स बनाए थे, उस टाइम पर इट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। उनको एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहूंगी कि सबको पूरा समझ आ जाता है, बट मैक्सिमम चीजें आ ही जाती हैं। अगला है हमारा सोशलिज्म इन रशिया। क्या है भाई ये? अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है बिल्कुल उसको इलीगल, मतलब गैर कानूनी, भाई बनाना ही नहीं है, मना कर रहे हैं नहीं बनाना। रशिया में 1914 से पहले, हमने पिछले पेज पे भी पढ़ा था, आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले नोट्स में भी हमने देखा था कि 1914 तक जो भी पार्टीज बनाई जाती थी वो टोटली इनवैलिड थी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। 1914 से पहले भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर रखा है एनसीईआरटी बुक में, इट हैज बीन गिवन कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है वो 1900 में बनाई गई थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी जो 1898 में बनाई गई थी। लेकिन इनकी कोई, भाई इनको कोई पूछ ना रहा यहाँ पे। फिर आ जाते हैं हमारे रशियन जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है 1898 वाली। ये क्या कर रही है, बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज, मतलब ये वो वाले लोग हैं जो मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो हमने पढ़ा था, उसके आइडियाज को थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं। जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स नॉट वर्कर्स, पीजेंट्स जो हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज थे कि भाई पीजेंट्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स नहीं, बल्कि पीजेंट्स पे ज्यादा फोकस करो, वो हमारे मेन फोर्स है, वो सबसे असली काम करते हैं। और इसी तरीके से ये सारे ड्रामेबाजी करते करते ये सारी जो ग्रुप है वो स्प्लिट हो गई हमारे दो हिस्सों में। एक बन गई जी माइनॉरिटी, जो कि जिसको लीड किया आपके प्लेखनोव ने, जो कि मेंशेविक्स बन गए। और दूसरी थी हमारी मेजोरिटी, मतलब ज्यादा उसमें है, ज्यादा संख्या है इनकी। और जो मेजोरिटी है ये आपके हैं बोल्शेविक्स। तो अब बोल्शेविक को कौन लीड कर रहा है भाई, लेनिन। लेनिन का पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन, जो हम आगे पढ़ेंगे। वी से स्टार्ट होता है जी इनका नाम तो, लेकिन हम इसे स्पेल आउट करते हैं व्लादिमीर लेनिन। अब आ गया जी हमारा टर्बुलेंट टाइम, जो कि है 1905 का रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या बात आ रही है जी, जार जो है ही वॉज नॉट सब्जेक्ट टू एनी पार्लियामेंट। भाई यहाँ पे तो कोई पार्लियामेंट ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है जी। आप खुद सोच के देखिए, अगर भारतवर्ष में कोई पार्लियामेंट का सिस्टम ना हो, तो मेरे को तो लगता है कि भाई कोई रूल मानेगा ही नहीं, किसी को डर ही नहीं होगा किसी चीज का ना, कि जिसको जो मन करेगा वो रूल बना देगा, कुछ भी करने लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, सोशल डेमोक्रेट प्लस सोशल रेवोल्यूशनरी प्लस वर्कर प्लस पीजेंट, इन सबको क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं, दे सपोर्टेड बाय, विच इज सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट कहाँ, पोलैंड से। और इसके अलावा कौन सपोर्ट कर रहा है उनको, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जो कि जाडेडिस्ट हैं जहाँ पे, तो वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है कि ये चीज तो होनी चाहिए, अब अपन को तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1904 में क्या हुआ, अचानक से जो प्राइसेस है एसेंशियल गुड्स के, मतलब जो बेसिक गुड्स है हमारे, उसके प्राइसेस क्या हो गए। मैंने एरो जब ऐसे किया है, इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस बढ़ गए।
प्राइसेस बढ़ गए। अब इसके साथ क्या हुआ, प्राइसेस जब बढ़ गए तो जो इनके रियल वेजेस थे वो कहाँ चले गए, डाउन चले गए। क्यों चले गए डाउन? अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि रियल वेजेस क्या होते हैं, कि मतलब जिस हिसाब से आपकी महंगाई का दर बढ़ रहा है, क्या आपकी वेजेस भी बढ़ रहे हैं? अगर उस तरीके से नहीं बढ़ रहे, उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहे, तो हम ये कहते हैं कि जो रियल वेजेस है वो डाउन चले गए हैं। तो वो डाउन चले गए कितने से, 20% से डाउन चले गए। अब यहाँ पर क्या बात हुई फिर, 4 मेंबर्स जो थे, जो कि रशियन वर्कर्स में, मतलब उनकी असेंबली उन्होंने 4 बंदों ने मिलकर बनाई, और उनको क्या किया गया था कि पुटिलव आयरन वर्क्स, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री या जो भी एरिया था काम करने का, वहां पर ये बेचारे काम कर रहे थे, इनको डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया? जब पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, बंदों को जॉब से निकाल देंगे। उन्होंने निकाल दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो बहुत सारे और भी जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, डिमांड्स करनी शुरू कर दी, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, भाई हमारे वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, उसको एटलीस्ट 8 घंटे तक लाया जाए, हमारे जो वेजेस हैं उसको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, हमारी कंडीशंस, हमारी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। और ये सारा ड्रामा कहाँ चल रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो उनका एरिया है वहां पर ये ड्रामा हो रहा है। फिर क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेशन में जिसको कि फादर गेपोन लीड कर रहे थे, इन लोगों ने मतलब विंटर पैलेस के सामने जाकर ये सब तमाशा ये कर रहे हैं, और इनको पुलिस वालों ने वहां पर अटैक कर दिया। इसी को हम कहते हैं ब्लडी संडे, जस्ट लाइक जलियांवाला बाग मैसाकर जो कि हमारे अमृतसर में हुआ था, बिल्कुल उस तरीके से ये ब्लडी संडे का जो इंसिडेंस है वो हुआ था उस टाइम पे। फिर जब ये सारा ड्रामा हो गया, जब जार निकोलस को थोड़ा सा लगा कि भाई अब तो मेरी शामत पक्की है, तो 1905 में ही इन्होंने फिर एक वहां पे पार्लियामेंट, जो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट था, उसका आइडिया जो है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जनरेट कर लिया कि चल भाई ठीक है, इनको ड्यूमा बनाने दो। ड्यूमा और कुछ नहीं है, ड्यूमा इज जस्ट अ कंसल्टेटिव पार्लियामेंट ऑफ रशिया। उनकी लैंग्वेज में था, तो भाई ड्यूमा उन्होंने नाम रख दिया। लेकिन बहुत तेज था जार। जार जो था ना, वो तो पहले हमने पढ़ लिया भाई, बहुत क्रूर था, बहुत ही गंदा आदमी था। इसने क्या सोचा कि भाई ड्यूमा तो बना दो, लेकिन इसको चलने मत दो। जो पहला इनका जो ड्यूमा था उसको 75 डेज में इन्होंने रद्द कर दिया, बंद कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा ड्यूमा क्रिएट किया, रीएलेक्ट किया, बिल्कुल 3 महीने के अंदर, ताकि लोगों को ये भ्रम रहे कि हाँ भाई ड्यूमा तो है। और अगली बार जब 3 महीने के अंदर दोबारा से इन्होंने उसको भी नहीं चलने दिया, और तीसरा ड्यूमा जो था, अब ये तीसरी बार जब बना तो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस ने इसको चलाया। तो कंजर्वेटिव आपको पता ही है, कंजर्वेटिव कैसे लोग होते हैं भाई, ये लंबा चला आराम से, क्योंकि भाई ये तो राजा की ही बात करते थे, उसी की बात मानते थे, कोई टेंशन ही नहीं थी। अब ये सारे ड्रामे करने के बाद आ गया इसी बीच में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये सारा कुछ इस तरीके से ही चलता रहा 1914 तक, और फिर हमारा आ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और आ गया हमारा रशिया का एम्पायर। अब भाई क्या दिक्कत है इसके अंदर, तो 1914 में हमारा जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो स्टार्ट होगा, और 1918 में जाकर हमारा ये खत्म होगा। तो इसके बीच में क्या चल रहा है, रशिया को क्या दिक्कत आ गई इसमें? तो इसमें हमारे दो पावर्स हैं, एक है सेंट्रल पावर्स और एक है हमारे अलाइज। तो सेंट्रल पावर्स क्या है जी, सेंट्रल पावर्स जो है वो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, टर्की है, जिसको हम याद कर सकते हैं गोवा से। जी से जर्मनी है, ओ से आपका ओटोमन एम्पायर है जो कि बेसिकली टर्की है, और ऑस्ट्रिया इज ए। और दूसरा क्या है, इसके इसके अपोजिशन में कौन लड़ रहा है भाई, गोवा के अपोजिशन में कौन लड़ रहा है? गोवा के अपोजिशन में लड़ रहे हैं हमारे बर्फ, जो कि हैं ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस। चलो जी, अब इनके बीच लड़ाई चल रही है, गोवा और बर्फ लड़ रहे हैं भाई, कौन जीतेगा ये देखना है हमने यहाँ पे। तो जो रशिया है वो शुरुआती तौर में जो एक्सेस, जो हमारे अलाइज पावर्स है, सॉरी अलाइज पावर्स जो हैं वो, उसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है। यहाँ पे रशिया जो है वो जर्मनी से शुरुआती तौर में हार रहा है, और 1916 तक ये हार रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो रशिया है वो जीत तो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे अलाइज है वो जीत जाते हैं। आपको पता ही है कि जो यूएस है, द सुपर पावर, उस वो सुपर पावर कब बना? शुरुआती तौर से यूएस थोड़ी ना सुपर पावर था, वो तो बना इस टाइम ड्यूरेशन में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, जब वेपन्स की अच्छी खासी जो कमाई थी वो इसने की, इस देश ने, और इसने अच्छा खासा पैसा बनाया उस टाइम पे, और इट बिकेम द सुपर पावर, जो आज भी हम कहते हैं कि भाई यूएस तो सुपर पावर है। तो यहाँ पर अगर 1917 में अगर यूएस की एंट्री ना हुई होती तो बर्फ कभी जीत ही नहीं सकता था। बर्फ तो ये तो मेरा बनाया हुआ निमोनिक है, otherwise we have to learn it as a country, Britain, Russia and France. That was it for today's topic. Thank you so much for listening. Thank you for watching.